हैरान हूँ मैं आपके जुल्फों को देख कर, हैरान हूँ मैं आपके जुल्फों को देख कर। इसको घटा कहूँ, इसको घटा कहूँ तो घटा को क्या कहूँ, हैरान हूँ मैं आपके जुल्फों को देख कर, हैरान हूँ मैं आपके जुल्फों को देख कर। हेलो हाय नमस्कार, मैं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेकंड में। बात करेंगे छठे मौलिक अधिकार का, जिसे कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 को दर्शाता है। आइए देखते हैं क्या है छठा मौलिक अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। समझते हैं इसको बेहतर ढंग से। देखेंगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आत्मा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है, लेकिन इसे ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुर भार्गव दास ने। लेकिन मौलिक अधिकार में जो कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 है, उसे संविधान की आत्मा किसने कहा? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि यदि मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने का प्रयास किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ये आर्टिकल 32 कहता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उसके मौलिक अधिकार को कम करने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानी आर्टिकल 32 आपको ये अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या करती है? राहत या उपचार के लिए 5 प्रकार की रिटों को जारी करती है। रिट मतलब कह सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट के पास कह सकते हैं 5 प्रकार के अधिकार हैं, उसे ही रिट कह सकते हैं। रिट मतलब अधिकार, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो रिट क्या है? अंग्रेजी शब्द है। 5 प्रकार के रिटों को जारी करती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा है परमादेश यानी मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध यानी स्टे यानी रोक की बात करता है। चौथा है उत्प्रेषण है इस प्रकार का, उत्प्रेषण पर कोई बात नहीं। उत्प्रेषण माने फॉरवर्ड करने की बात करता है। अधिकार परीक्षा यानी आस्करेशन की बात करता है, यानी पूछताछ की बात करता है। आइए देखते हैं इन 5 प्रकार के रिटों को एक एक करके। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हावर्स कॉपर्स, इस प्रकार की चीज़। यानी इस रिट की परिभाषा यानी ये कहता क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? सशरीर बंदी को पेश करना। यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस का या फिर जो गिरफ्तार की हुई संस्था है उसको 24 घंटे के अंदर ही कह सकते हैं कि एसडीएम या डीएम के सामने पेश करने की बात होती है। या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी केस चल रहा है, जो भी बातें हैं, उस बंदी को हमारे सामने पेश किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने उस मुजरिम को, उस अपराधी को पेश कर सकते हैं। ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार उसकी परिभाषा होती है। सशरीर बंदी को पेश करे, ये इसका अर्थ है। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत रिट है, यानी कोई व्यक्ति इसको कह सकते हैं
कि प्रार्थना पत्र के ज़रिए कि सर इस सुनवाई वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, जो लोकल कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो हम आप हमारी कह सकते हैं कि हमारे विषय में आप जो फैसला करेंगे वही सर्वमान्य होगा। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप रिट जब डालते हैं तो आपको आगे क्या है कि आपके केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि उस बंदी को या फिर उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। यह रिट तब जारी किया जाता है जब बंदी के किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, यानी बंदी कहे कि हमें मारा गया, पीटा गया, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो भी है, तो उसके आधार पे अब उसे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, बुलाएगी। आगे देखेंगे। अगला है परमादेश यानी मैंडमस की बात करते हैं। परमादेश क्या कहता है, इस रीट की भाषा है हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आदेश देता है। क्या आदेश देता है, यह रीट तब जारी किया जाता है जब किसी सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा हो। यानी कोई सरकारी कर्मचारी है या सरकारी व्यक्ति है जो अपनी पद पर आसीन तो है लेकिन काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कह सकते हैं नोटिस जारी हो जाता है, यानी आदेश जारी हो जाता है और उस कर्मचारी को आदेश मिलता है काम करने का या फिर नोटिस दिया जाता है, ये कहने का मतलब। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब यह है, इसकी भाषा है यानी इसकी परिभाषा है हम मना करते हैं, यानी मनाही। सुप्रीम कोर्ट मना करता है। क्या मना करता है, यह रीट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध यानी लोकल जो जिले का न्यायालय है उसके खिलाफ ये कह सकते हैं जारी होता है या आता है। यह रीट तब जारी किया जाता है जब मुकदमा चल रहा हो, यानी कोई ऐसे मुकदमा चल रही हो जिले के भीतर जिसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, हाई कोर्ट को देखना चाहिए और उसमें कुछ भी उल जलूल फैसला आ जा रहा है, तो इस पर कह सकती है सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकती है और अपने पास केस बुला सकती है। इसी प्रकार हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है, लेकिन रिट वो 6 प्रकार की रिट जारी करती है हाई कोर्ट, उसको भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यानी वो मना करता है कि आप इस केस को मत देखिए, हम देखेंगे इस बात। ठीक, आगे देखिए। अगला रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण माने आगे भेजने की बात करता है, फॉरवर्ड की बात करता है, ऊपर भेजो की बात करता है। यह व्यक्तिगत रिट नहीं है, यानी ये व्यक्तिगत रिट नहीं है। इसे कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप, यानी उसको अगर लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि केस हमारे पास आना चाहिए, तब वो रिट जारी करेगा। और किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण के जरिए कहता है, यानी ये सारी चीज़ें अगर लग रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय काम सही से नहीं कर रहा तो उस मामले को अपने पास बुला सकता है। जैसे कोई हाई प्रोफाइल केस हो गया, उसकी बात हो रही। फैसला या निर्णय रद्द करने और मामले को ऊपर भेजने के लिए कहता है, यानी जो जिला न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जिला न्यायालय का जो फैसला है उसको रद्द करो और उसे हमारे पास भेजो, हम उसकी सुनवाई करते हैं। ठीक है, आगे देखें। पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब एक एस्कुलेशन की बात करता है, यानी पूछताछ की बात करता है। इस रिट की भाषा है हम पूछते हैं, यानी पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट है पूछ रहा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपको ये अधिकार किसने दिया, ये सारी चीज़ें हैं। यह भी एक प्रकार का व्यक्तिगत रिट है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें कही गई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इस व्यक्ति का ये अधिकार था, आपने इस व्यक्ति का अधिकारों का उल्लंघन आपने कैसे किया। पुलिस प्रशासन आदि कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ ये जारी हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस रिट के द्वारा किसी भी पद की वैधानिकता की जांच करता है और इसी के जरिए कारण बताओ नोटिस जारी करता है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे आप। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि कारण बताओ नोटिस जारी करती है कि आपने ऐसा किया क्यों, ये चीज़ें, यानी कारण बताना है आपको। किसी पद पे कोई दूसरा बैठ रहा है तो भाई ऐसा क्यों है, जिसको नियुक्त किया है वो क्यों नहीं बैठ रहा है, इस विषय पे कह सकते हैं नोटिस जारी होती है। और अब वो अगर सही कारण नहीं बताते तो उन्हें सस्पेंड या फिर बर्खास्त कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, यानी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध भी हैं। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। समय समय की बात है, समय की अगर समय ऐसी इशारा दे रहा है, समय इस प्रकार का हो जाए या फिर माहौल इस प्रकार का हो जाए, आलम इस प्रकार का हो जाए कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़े या कुछ ऐसा हो, तो उसमें मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे। कह रहा है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध 2 तरह से लगाए जाते हैं। कैसे कैसे? पहला है राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। ठीक है, आगे 1 मिनट।
तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध जो है राष्ट्रपति के द्वारा भी लगाया जाता है और संसद द्वारा भी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो पहले हम लोग राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध को देखेंगे। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल में राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी अगर आपातकाल की घोषणा हो रही है, आपातकाल क्या है उसको भी हम लोग सेगमेंट में देखें। आपातकाल मतलब इमरजेंसी, देश में कोई कह सकते हैं गृह युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या कुछ क्राइसिस आ गई, तो इस वजह से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकती हैं। तो आपातकाल के दौरान आपको आर्टिकल 20 और 21 तो मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा सभी जो मौलिक अधिकार रहेंगे वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा संसद द्वारा मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, इसके अनुसार अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 आते हैं, यानी संसद की बात कर रहा है। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया इसको देखेंगे। संसद के अधिकारी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करता है, रॉ की बात करता है, जैसे गुप्तचर एजेंसियां तथा पुलिस, सैन्य अधिकारी, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारी के मूल अधिकारों, ये मूल होना चाहिए था, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कहने का मतलब ये एक कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि पुलिस को ले लें। पुलिस का काम है कि धरना प्रदर्शन और बाकी चीज़ों पे या फिर कह सकते हैं कहीं मार काट हो रहा है तो उन पे उन्हें रोक लगाने का कह सकते हैं काम है। लेकिन पुलिस क्या है कि नहीं, हम क्यों भाई दूसरों के मामले में जाएं, हमें तो मौलिक अधिकार मिला हुआ। तो ऐसा नहीं, मौलिक अधिकार मिला हुआ हो तब समय समय की बात है। अभी आपको ये अधिकार नहीं है कि आप शांति से बैठ जाएं, हालांकि स्वतंत्रता का अधिकार, शांति से बैठने का अधिकार और कह सकते हैं मदद वगैरह ना करने का अधिकार भी आप ही का है इस प्रकार से, लेकिन आपको सरकार ने नियुक्त किया है तो इस आधार पे आपके कभी कभी मौलिक अधिकार पर उन क्षेत्रों, उन दिशाओं में प्रतिबंध लग सकता है जब आपकी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर बात करें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, सीबीआई की बात करें, तो उन्हें केस सौंपा गया है। ठीक है, तो केस सौंपा गया तो वो कहेंगे हम नहीं जांच करेंगे, हम क्यों जांच करें, हमारे अधिकार है कि हम जांच नहीं करें। तो आप कोई खास मतलब आप कोई आम इंसान नहीं, आपको सरकार ने नियुक्त किया है तो आपको सरकार के अनुसार चलना पड़ेगा कुछ मामलों में। अब ऐसा नहीं सरकार कह सकती कि आप सीबीआई ऑफिसर हैं तो आप पानी नहीं पी सकते। हाँ, पानी पीने पे अगर वो मनाही करे सरकार या कोई संस्था तब आप इस पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 34 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 34? आर्टिकल 34 कहता है जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, जहाँ आर्मी और कह सकते हैं बीएसएफ वगैरह के कह सकते हैं कानून क्षेत्र हैं, यानी वहाँ पर जो कानून लागू है मार्शल लॉ, जैसे मान लेते जम्मू कश्मीर है या कह सकते हैं पुंछ है ना कश्मीर में, तो वहाँ पर सेना के कुछ नियम कायदे प्रावधान है कि यहाँ के नागरिकों को ये यही चीज़ करनी है। अपने अनुसार वो नहीं जी सकते, मतलब जी सकते अपने अनुसार, लेकिन उतनी स्वतंत्रता नहीं जितनी कह सकते हैं मध्य भारत में है या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उस प्रकार की चीज़ें। यानी जहाँ जहाँ सेना के जवान हैं वहाँ पे कुछ नियम कायदे हैं तो उसे ही मार्शल लॉ कह सकते हैं। वहाँ के निवासियों को मूल अधिकार पर प्रतिबंध, यानी कुछ हद तक मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो घूम सकते हैं, टहल सकते हैं ऐसे जहाँ चाहे तहाँ, नहीं, उन्होंने मना किया कि आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उसके अनुसार चलना होता है। कह रहा है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, हालांकि पहले ही बता दिया गया था, मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून बनाने का काम या अधिकार संसद के पास है। यानी संसद ही तय करेगी मौलिक अधिकारों की पर क्या कानून बने, कैसा उसको सर्वाइव किया जाए, ये सारी चीज़ें। ठीक, आगे देखिए। मौलिक अधिकार पर ऐतिहासिक वाद, यानी मौलिक अधिकार पर ऐतिहासिक वाद या फैसले, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे के सेगमेंट में। कह रहा है शंकरी सिंहवाद। शंकरी सिंहवाद क्या कहता है, एक मिनट। शंकरी सिंहवाद 1951 में आता है और सज्जन सिंहवाद 1965 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती। ठीक है, यानी संसद चाहे तो वो चाहे मौलिक अधिकार का भाग 3 हो या फिर कोई भी भाग हो, उसमें वो संशोधन कर सकती है, अपने मन मुताबिक चीज़ें लिख सकती हैं। लेकिन अनुच्छेद 13 कहता है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाए जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित हो तो वो शून्य या रद्द माना जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें।
अगला है गोलकनाथवाद 1968। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने कहा कि मौलिक अधिकार जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए भाग 3 में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। यानी गोलकनाथवाद में ये कहा गया कि जिसमें संशोधन करना है करे, लेकिन मौलिक अधिकार वाले सेगमेंट में भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यानी गोलकनाथवाद जो है उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया और अनुच्छेद 368 यानी भाग 20 में संसद द्वारा यह लिखा गया, यानी जब कह सकते हैं कि गोलकनाथ के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया, तो उसके जरिए अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन भाग 20 में, यानी संविधान संशोधन करने का जो प्रावधान है वो भाग 20 है, उसमें ये जोड़ा गया कि संसद द्वारा यह लिखा गया, मतलब उन्होंने ये जोड़ा कि हम भाग 3 सहित पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखते हैं। यानी जो संसद है वो भाग 3 समेत पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। ये गोलकनाथवाद को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 के जरिए आता है। लेकिन फिर आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक। लेकिन फिर आता है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। 24वां संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया। इसमें यह कहा गया कि ये 24वां संविधान संशोधन इनलीगल है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, यानी लीगल है, ऐसा हो सकता है संविधान, और उसमें और बाकी चीज़ें कही गई। संसद सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार रखती है, उसका जो मन आए वो करे, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो बाद में आधारभूत संरचना का सिद्धांत के नाम से जाना गया। ये बात यानी, लेकिन संविधान की जो कह सकते हैं कि ढांचा है वो प्रभावित ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं मूलभूत संरचना का सिद्धांत। नोट, आधारभूत संरचना यानी मूलभूत आधारभूत सब एक ही बात है, ठीक है। आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में दिया गया, यानी उससे पहले नहीं था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था इसको देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल संरचना क्या है, यानी मूल संरचना क्या है ये हम समय समय पर परिभाषित करते रहेंगे। मूल संरचना के अंतर्गत कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से तथ्य? न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13, यानी अनुच्छेद 13 के तहत मैंने कहा ना कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अगर सरकार ने ऐसा कोई कानून बना भी दिया, अनुच्छेद 12 के तहत अगर कोई कानून, ऐसा तो बनाना नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत अगर कोई कानून बन गया तो वो रद्द माना जाएगा, ठीक है, वही है। पंथ निरपेक्षता, यानी यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म का राज होगा, या फिर यहाँ पर इस देश में कोई हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार चलेगा या फिर क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम ग्रंथ के अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे, यानी सबको एक नज़र से ही देखा जाएगा। देश को चलाने के लिए संविधान काम आएगा, न कि गीता और कुरान बाइबल, ये नहीं आएंगे। संसदीय व्यवस्था, यानी संसदीय व्यवस्था होगा, राजा महाराजा वाला नहीं व्यवस्था होगा। संघीय ढांचा, यानी यहाँ पर लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा, कि राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आज कोई सरकार में बैठ गया और वो सोचे कि ऐसा संविधान में संशोधन कर दे कि इसके बाद तो भाई एक ही पार्टी राज करेगी, है ना, तो ऐसा नहीं है। ये अगर ऐसा कुछ प्रावधान लाया जाता है कि आज से संविधान 5 साल की जगह पे 50 साल तक वो क्या कर सकते हैं, शासन की पद्धति होगी, या एक ही पार्टी के लोग शासन करेंगे, तो ये गलत माना जाएगा। पुनर्समीक्षा का अधिकारिता 137, इसमें क्या कहा गया है कि जैसे किसी मामले पर फिर से नज़र दौड़ाना हो तो उसको भी दौड़ा सकते हैं। जैसे कोई केस है, उस केस में उन्हें लगता है कि फैसला गलत सुना दिया, तो ये फैसला होना चाहिए, तो सरकार मतलब जो न्यायालय है वो इस पर पुनर्विचार कर सकती है। अनुच्छेद 324, जिसे चुनाव आयोग कह सकते हैं, भाग 15 में आता है। तो यहाँ चुनाव पद्धति यानी चुनाव की प्रक्रिया होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ चुनाव नहीं होंगे और बस जनमत करा के, जनमत मतलब ऐसे 4 लोगों से पूछ ले हो जाए, नहीं,
पूरे भारतवर्ष में चुनाव का आयोजन होगा, उसी के आधार पर सरकार और बाकी चीज़ें बनेंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, यानी यहाँ पर राजा महाराजा नहीं आएंगे, यहाँ लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही नियुक्त होंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। पढ़ते बढ़ते, है ना, बढ़ते रहिए। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।